फ्रेंड, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी सॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। इसके क्वेश्चन आंसर को करवाएंगे। पेज नंबर 105। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। तो इसका आंसर हो गया कि विसरण क्रिया द्वारा बहुकोशिकीय जीवों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग में नहीं पहुंचाया जा सकता। बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन बहुत आवश्यक होता है। बहुकोशिकीय जीवों की संरचना अति जटिल होती है, अतः प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है जो विसरण क्रिया नहीं पूरी कर सकती है। इसमें दूसरी क्वेश्चन है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कि सजीव वस्तुएं निरंतर गति करती है, चाहे वे सुस्त अवस्था में ही हो, बाह्य रूप में वे अचेत दिखाई देते हों। मतलब कुछ जो है जो दिखाई देते हैं पूरी तरह से गति करते हुए, और कुछ जो है दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो गति करते हैं, तो उनके अनुगतिशील रहते हैं। इससे उनके जीवित होने का प्रमाण मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है कि जीवों को शारीरिक वृद्धि के लिए बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर जीवन कार्बन अणुओं पर निर्धारित है, अतः यह खाद्य पदार्थ कार्बन पर निर्भर है। ये कार्बनिक यौगिक भोजन का ही नहीं अन्य रूप है। इसमें ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जल व खनिज लवण अन्य हैं। हरे पेड़ पौधे इन कच्चे पदार्थ के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण करता है। इसके बाद है यहाँ पे चौथा क्वेश्चन कि जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को अवश्य मानेंगे। तो इसका आंसर होगा अनेक जैविक प्रक्रियाओं जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, जैसे पोषण, गति, श्वसन, वृद्धि और उत्सर्जन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 111 में कि स्वयंपोषी और तथा विषमपोषी में अंतर स्पष्ट करें। इसके लिए अंतर स्पष्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हम स्वपोषी और विषमपोषी को दो भागों में बांट देंगे। इसमें अंतर किस प्रकार है, तो पहला है यहाँ भोजन। तो ये जो भोजन जो है स्वपोषी अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। दूसरा है ये विषमपोषी, ये भोजन क्या करते हैं, स्वयं नहीं बनाते हैं। तीसरा है स्वपोषी में इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल जो है वो हरे पत्ते में पाया जाता है। दूसरा है इसमें ये दूसरों पर निर्भर है, जैसे पेड़ पौधों जीवों पर निर्भर है, जैसे हम लोग विषमपोषी में आएंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे वो भोजन बनाते हैं स्वपोषी, और हम लोग में क्या है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और हम लोग प्रकाश संश्लेषण से भोजन नहीं बनाते हैं। इसके बाद इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हरे पेड़ पौधे मूंगलीना, और इसका हो जाएगा जीवाणु कवक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो इसमें पहला हो जाएगा जल, जो पौधों की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करती है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, जो पौधे इसे वायुमंडल से रंध्रों द्वारा प्राप्त करते हैं। रंध्र जो है पत्तों में पाया जाता है, पत्तों में छिद्र जो होते हैं उन्हीं को रंध्र कहते हैं। इसके बाद यहाँ क्लोरोफिल जो है हरे पौधों में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सूर्य द्वारा इसे प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। यह अम्ल आमाशय में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। इसी की मदद से एंजाइम अपना कार्य करता है। HCl
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को नष्ट कर देता है। HCl अम्ल आमाशय में भोजन को पचाने में सहायता करता है, जो हम लोग खाते हैं उसको पचाने में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पाचन एंजाइम का क्या कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पाचन एंजाइम जटिल भोजन को सरल, सूक्ष्म तथा लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। इसी प्रकार से सरल पदार्थ छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया जा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत में अवशोषित होता है। क्षुद्रांत में हजारों सूक्ष्म अंगुलिमा दिखाई दे होते हैं, इसी कारण इनका आंतरिक क्षेत्रफल बढ़ जाता है। क्षेत्रफल के बढ़ने से अवशोषण भी बढ़ जाता है। यह अवशोषण भोजन को रुधिर में पहुंचाता है। इसके बाद पेज नंबर 106 में क्वेश्चन है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीवों किस प्रकार लाभप्रद हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वातावरण में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, जो स्थलीय जीवों द्वारा आसानी से ली जाती है, परंतु जल में ऑक्सीजन सूक्ष्म मात्रा में होती है तथा वह जल में मिला होता है। अतः जलीय जीव इस मिले ऑक्सीजन को लेने के लिए काफ़ी गति से सांस लेते हैं तथा संघर्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज के ऑक्सीजन से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर होगा मांसपेशियों में ग्लूकोज ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीकृत हो ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम मात्रा होने पर विचलित होता है तथा लैक्टिक अम्ल बनाता है। जीवों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन पथ निम्न है। इसमें है वायवीय शोषण। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन ग्लूकोज को खंडित कर जल तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में खंडित कर देता है। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज विश्लेषित होकर 3 कार्बन परमाणु पाइरूवेट के रूप में अणु निर्मित करता है। इसका तीसरा है अवायवीय शोषण। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में किण्वन क्रिया होती है तथा पाइरूवेट इथेनॉल व CO2 निर्माण करता है। तीसरा है यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे मांसपेशियों में क्रैम्प आते हैं, मतलब दर्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तीसरा, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को श्वसन कहते हैं, जो हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया फेफड़ों द्वारा संपन्न की जाती है। फेफड़ों में सांस के द्वारा पहुंची हुई वायु में हीमोग्लोबिन, जिसको कहते हैं लाल रक्त कण, ऑक्सीजन को ग्रहण कर के शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाता है। इस प्रकार CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में ग्लूकोज के खंडित होकर ऊर्जा में बदलने पर बनती है। यह CO2 रक्त के संपर्क में आने पर उनके प्लाज्मा में घुल जाती है और यह CO2 प्लाज्मा के द्वारा पूरे शरीर से पुनः रक्त से वायु में चली जाती है और अंत में नासाद्वार से बाहर कर दी जाती है। मतलब ये फिर क्या होता है, रक्त में वायु चली जाती है और ये फिर हमारे नाक से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है। तो इसका आंसर होगा कि मानव फुफ्फुस छोटी छोटी नलियों में बटा होती है। श्वास नलिकाओं के बाद अंत में कुपिकाएँ होती है, जिनकी संरचना गुब्बारे के समान होती है। कुपिकाएँ ही गैसों के परिवहन को सरल बनाती है तथा एक विशाल क्षेत्र तैयार करती है।
नेक्स्ट है यहाँ पे पेज नंबर 122। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के क्या कार्य हैं। तो इसमें से पहला है मानव में वहन तंत्र के प्रमुख घटक जो है हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिकाएँ हैं। इसमें से पहला हृदय हृदय एक पंप की तरह रक्त का शरीर के विभिन्न अंगों में आदान प्रदान करता है। उसके बाद रुधिर इनमें 3 रक्त कण होते हैं। इनका तरल माध्यम प्लाज्मा रक्त के शरीर में CO2, भोजन, जल, ऑक्सीजन तथा अन्य पदार्थ का वहन करती है। RBC कोशिकाओं CO2 तथा ऑक्सीजन गैसों तथा अन्य पदार्थों का वहन करता है। WBC शरीर में बाहर से आए जीवाणुओं से लड़कर शरीर को रोग मुक्त करता है। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त को बहने से रोकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थक्का लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजनित रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे आंसर होगा कि स्तनधारी तथा पक्षियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो ग्लूकोज के खंडित होने पर प्राप्त होता है। ग्लूकोज के खंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजनित तथा ऑक्सीजनित रक्त को अलग करके ही शरीर की इतनी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उपलब्ध करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या हैं। तो इसका आंसर होगा कि उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक जो हैं वो है, पहला है लाइजम उत्तक, तो दूसरा फ्लोएम उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। तो इसका आंसर होगा कि पादप में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम उत्तक करता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के अंदर होती है तथा वह आयन का आदान प्रदान करती है। यह जड़ तथा मृदा में जड़ के आयन के एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए जल गति करते हुए जड़ के लाइजम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेलता जाता है। यह दाब जल को ऊपर की तरफ पहुंचा नहीं सकता है। पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल की हानि होती है जो जल को जड़ों में उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा खींचता है। अतः यह वाष्पोत्सर्जन जल की गति के लिए महत्वपूर्ण बल प्राप्त करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो इसका आंसर होगा पत्तियां भोजन तैयार करती है तो पत्तियों से भोजन स्थानांतरण पूरे शरीर में फ्लोएम वाहिकाएं करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है एक पेज नंबर 124। इसका पहला क्वेश्चन है विकाणु जिसको नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करें। हेलो फ्रेंड, ये जो नेफ्रॉन जो था विकाणु, इसका देखिए ये रचना है, ये फिगर है। इसमें देखिए वृक्क धमनी की शाखा है, कोशिका गुच्छ है, वोमन संपोस्ट। इसके बाद यहाँ पे है वृक्क की नलिकाकार भाग है। उसके बाद ही वृक्क सिरा की शाखा, वृक्क धमनी यहाँ है और ये है संग्राहक वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे उत्सर्जी उत्पाद में छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का प्रयोग करते हैं। उत्सर्जी उत्पादन में छुटकारा पाने के लिए निम्न विधियां हैं। तो इसमें से पहला है जो है प्रकाश संश्लेषण में पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड शोषण के लिए रंध्रों द्वारा उपयोग में लाते हैं। दूसरा, यहाँ पे पौधे अधिक संख्या में उपस्थित जल को वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा कम कर सकते हैं। तीसरा है यहाँ पे कि पौधे कुछ अपशिष्ट पदार्थ को अपने आसपास के मृदा को उत्सर्जित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड कि मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है। तो मनुष्य
द्वारा पिया जाने वाला पानी व शरीर द्वारा अवशोषण पर मूत्र की मात्रा निर्भर करती है। कम पानी पीने पर मूत्र की मात्रा कम होती है। कुछ हार्मोन इसे अपने नियंत्रण में रखते हैं। यूरिया तथा यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए भी जल की मात्रा बढ़ जाती है, अतः अधिक मूत्र उत्सर्जित होता है। उसके बाद अभ्यास क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। मनुष्य में विक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये पोषण, श्वसन, परिवहन, तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। दूसरा है यहाँ पे क्वेश्चन कि पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो किस लिए उत्तरदायी होता है? तो जल वहन के लिए। तीसरा है श्वसन पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश, ये सभी चीज़ें चाहिए इसमें। इसके बाद है पायरुवेट के विखंडन। चौथा क्वेश्चन है पायरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया किस पर निर्भर करता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया पे निर्भर करता है। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे कि हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वसा का पाचन आहार नाल के क्षुद्रांत में होता है। आमाशय में लाइपेज उन पर क्रिया करता है तथा वसा को खंडित कर देता है। इस पश्चात क्षुद्रांत में यकृत द्वारा स्रावित वाइल रस वसा को एम्प्लीफाई करता है। अग्नाशय में रस इस खंडित वसा को वलीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस प्रकार वसा क्षुद्रांत में पाचित हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि मुंह में उपस्थित लार ग्रंथियाँ लार रस को स्रावित करती है। इसमें सेलाइवरी इमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को मल्टोज शर्करा में बदल देता है। इस कारण कई बार अधिक चबाने पर भोजन मीठा लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और उनके उत्पाद क्या हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी पर केवल हरे पौधे स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। इसके लिए कुछ परिस्थितियों के लिए आवश्यक पड़ती है, जैसे है यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जल जो जड़ों को अवशोषित करती है। जो जड़ लेते हैं, अवशोषित करते हैं जल को। दूसरी चाहिए इनको सूर्य का प्रकाश व ऊर्जा, और चौथा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के लिए इनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वायवीय श्वसन यह वायु की उपस्थिति में होता है। दूसरा है ग्लूकोज पूर्णतः विखंडित होता है। तीसरा है यह इसके अंतिम उत्पाद CO2 जल तथा ऊर्जा है। और चौथा है उदाहरण सभी उच्च जीवधारी। अवायवीय श्वसन में आएगा कि वायु की उपस्थिति में होता है। दूसरा है ग्लूकोज का आंशिक विखंडित होता है। तीसरा है इसके अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल व CO2 है। चौथा इसका है मतलब इसका उदाहरण जो है ईस्ट फीता क्रीमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए किस प्रकार की अभिकल्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि कुपिकाएं अपने गुब्बारे नुमा आकार के कारण वायु के आदान प्रदान को सरल बनाती है और सतही क्षेत्रफल में की वृद्धि करती है। वायु भरने पर ये कुपिकाएं फैल जाती है तथा फुफ्फुस में परिवर्तन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का वहन करता है। लाल रक्त कण में यदि इनकी मात्रा कम हो जाती है तो शरीर के अंगों को सुचारू रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे भोजन का ऑक्सीकरण पूर्णतः नहीं हो पाता है, जिससे ऊर्जा में कमी आ जाती है और थकावट उत्पन्न होती है। इसकी कमी से व्यक्ति अनीमिया से पीड़ित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 मनुष्य में दोहरा परिसंरचना की व्याख्या कीजिए, यहाँ क्यों आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा कि मानव हृदय में रक्त
बार संचरित होता है, इसके दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसी कारण ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर एक दूसरे से अलग रहता है। यदि वे बंटवारा ना करें तो दोनों प्रकार के रक्त मिल जाएंगे और अंगों को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि जाइलम तथा फ्लोएम में पादपों का वहन में क्या अंतर है। तो यहाँ पे जाइलम द्वारा पदार्थों का वहन, इसमें से पहला जो पॉइंट है, इसमें जल एवं खनिज लवण केवल ऊपरी मुखी दिशा में संवहित करती है, मतलब ऊपर की ओर। दूसरा है इसमें जल तथा लवण का संवहन दाब तथा वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा होता है। इसका फ्लोएम द्वारा पदार्थों का वहन, इसमें से पहला जो है पॉइंट, इसमें भोजन एमिनो अम्ल का वहन दोनों दिशाओं में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी होता है। तथा इसमें एक और सेकंड पॉइंट है, इसमें एटीपी ऊर्जा का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 30, फुफ्फुस में कुपिकाएं की तथा वृक्क में विकाणु की संरचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तो पहले हम लोग कुपिकाएं देखते हैं। तो कुपिकाएं शुद्ध व अशुद्ध वायु का वहन करती है। कुपिकाएं का आकार छोटा होता है। इसके बाद कुपिका शरीर में रसायन CO2 गैस में निकलती है। इसके बाद है विकाणु शुद्ध व अशुद्ध रुधिर वायु का वहन करती है। दूसरा है यहाँ विकाणु लूपदार बड़े आकार का होता है। और तीसरा विकाणु शरीर में नाइट्रोजन युक्त रसायन मूत्र के रूप में निकलता है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।